नमस्कार छा और आप देख रहे हैं आज तक। निर्दलीय महिला सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर खुद को धमकी देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में नवनीत राणा ने कहा कि संसद में उनके बयान को लेकर धमकी दी गई। निलंबित एपीआर सचिन वाजे के मामले को लेकर नवनीत राणा ने लोकसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था। अरविंद सावंत ने नवनीत राणा के आरोपों को गलत बताया है। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के इस हमले की चर्चा दूर तलक हो ही रही थी कि नवनीत राणा ने शिवसेना के खिलाफ एक और घमासान छेड़ दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में नवनीत ने शिवसेना के वरिष्ठ सांसद अरविंद सावंत पर धमकी देने का आरोप लगा दिया है। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर बम से शिवसेना संभली भी नहीं है कि पार्टी सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ बड़ा आरोप लग गया। नवनीत राणा का आरोप है कि संसद में उनके बयान के बाद लोकसभा की लॉबी में अरविंद सावंत ने धमकी देते हुए कहा कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, मैं देखता हूँ, तेरे को भी जेल में डालेंगे। जैसे ही मैंने मेरा स्पीच खत्म किया, शिवसेना के कई लीडर वहां से वॉकआउट कर रहे थे और एक व्यक्ति आके अरविंद सावंत जी मेरे पास आए, 2 सेकंड के लिए रुके और रुक के मुझे बताया। मुझे लगा कि हम जब चर्चा करते हैं तो अपने विषयों पे चर्चा करते हैं, हम विरोध दिखाते हैं, पर जब विरोध खत्म हो जाता है तब हम सब कुलीग्स आपस में अच्छे से सुलझे हुए लोगों के साथ जैसे हम बात करते हैं। उन्होंने आते बराबर मुझे बोला कि अब इसके बाद तुम्हारी बारी है, अब तुमको जेल के पीछे डालेंगे। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मांग की है कि अरविंद सावंत के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। नवनीत राणा के आरोपों के बाद अरविंद सावंत भी सामने आए। सावंत ने आरोपों को नकारा, लेकिन ये जरूर कहा कि उद्धव ठाकरे को लेकर नवनीत की भाषा और लहजा सही नहीं होता। ये काम धमकाना, और महिला को, मैं शिवसेना को इतना ध्यान में रखूं, महिला को धमकाने वाला काम करते नहीं, कभी धमकाया है। उसके इर्द गिर्द अगर कोई लोग होंगे तो बता देना कि अगर मैंने धमकाया होगा तो। रही बात उनकी जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी आप जितनी भी आप वीडियो क्लिपिंग उनके निकालें तो आपको दिखेगा वो आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब का नाम लेगी और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना, एकदम तिरस्करणीय और घृणास्पद बात को करती रहती है। फिर भी हमने कभी नहीं बोला उनको। अरविंद सावंत खुद को पाक साफ बता रहे हैं, जबकि नवनीत राणा की चिट्ठी में आरोप ये भी है कि उन्हें फोन पर और शिवसेना के लेटर हेड पर चेहरे पर तेजाब डालने और जान से मारने की धमकियां पहले भी मिली हैं। एंटिलिया केस के बाद से बनी परिस्थितियों में महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को घेर रही बीजेपी के पास अब नवनीत राणा का मुद्दा भी आ गया है। लोकसभा में बयान पर सांसद को किसी दूसरे सांसद से कथित धमकी का ये शायद पहला मामला होगा। नवनीत राणा ने खुद को मिली कथित धमकी को देश की महिलाओं का अपमान भी कहा है, लिहाजा मामला आगे और भी दूर पकड़ सकता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और रुक करेंगे अगली खबर का बाद बंगाल की। जी हां, बंगाल में बीजेपी की आक्रामक रणनीति और बड़े नेताओं के लगातार चुनाव प्रचार को लेकर टीएमसी की बौखलाहट सामने आने लगी है। पार्टी आरोप लगा रही है कि बंगाल में बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। टीएमसी ने अब यहां तक कह दिया है कि हार के डर से टूरिस्ट गैंग कोलकाता में कैंप करने को मजबूर है। बंगाल के चुनावी महासमर में मिशन 200 को पूरा करने की मुहिम में एक और पीएम मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज भी हैं। और वो तमाम चेहरे
जो बंगाल में बीजेपी चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। जेपी नड्डा आज घाटल में रोड शो करने जा रहे हैं, तो अमित शाह की गोसाबा में रैली है, फिर मेदिनीपुर में रोड शो भी। पिछले 10 वर्ष में बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के कुशासन ने एक काले अध्याय की शुरुआत की है और सभी दृष्टि से चारों ओर निराशा व्याप्त हुई है। 10 वर्ष में ममता बनर्जी ने, यहाँ की मुख्यमंत्री जी ने अपनी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को चरम सीमा पर पहुंचाया है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है बंगाल चुनाव में। यही बात टीएमसी के गले नहीं उतर रही। बंगाली अस्मिता की लड़ाई में पार्टी बीजेपी पर बाहरी होने का ठप्पा लगा रही है और ममता खुद को बंगाल की फाइटर दीदी बता रही हैं। ওটা জনগণের ট্যাক্সের টাকা, ওটা বিজেপির টাকা নয়। জনগণকে ধোকা দিয়ে, জনগণকে বোকা বানিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার মালিক হয়ে আজকে তৃণমূলকে তোলাবাজ বলছে, ধান্দাবাজ, কোটি কোটি টাকার তোলাবাজ বিজেপি পার্টি। এত বড় তোলাবাজ পার্টি সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। बंगाल की लड़ाई में एनिमेशन के जरिए टीएमसी ने बीजेपी पर हमला बोला है। पार्टी नेता भी हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि XYZ सीटें जीतने की अफवाहों के बीच ग्राउंड से आ रही नकारात्मक खबरों ने टूरिस्ट गैंग के नेताओं को मजबूर किया है कि वो अगले कई दिनों तक कोलकाता में कैंप करें। बीजेपी पूछ रही है कि प्रशांत किशोर, यशवंत सिन्हा जैसे चेहरे टीएमसी के लिए कब से बंगाल के हो गए। बिहार से पीके को लेकर पूरा स्ट्रेटेजी बना रहा है। पश्चिम बंगाल में ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, महाराष्ट्र से, ये क्या बाहर का नहीं है। जसवंत सिन्हा क्या बाहर का नहीं है। ये बोलने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। ऑलरेडी गॉन केस हो गया पूरा तृणमूल। अक्सर ममता बनर्जी ने अपने भाषणों में पीएम मोदी और शाह जैसे बीजेपी के दिग्गजों पर निशाना साधा है। जब भी ममता ने सवाल उठाए तब उन्हें बीजेपी का करारा जवाब भी मिला है। आज घुसपैठिए बेरोक-टोक अंदर आ रहे हैं। 70 साल से जो शरणार्थी यहाँ आए हैं, वो अपनी नागरिकता कब मिलेगी वो राह देख रहे हैं, मगर बंगाल सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री उनको नागरिकता देने का नहीं, इसका विरोध करने का ऐलान करती है। सारे त्योहार मनाने के लिए कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है। वैसे बीजेपी ने पूरे सूझबूझ से टिकट का बंटवारा किया है। कई सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं। बाबुल सुप्रियो तो फुटबॉल खेलकर वोटरों का दिल जीतने में जुटे हैं। लेकिन टीएमसी के आरोप और बीजेपी के अटल इरादों के आगे बंगाल किसे गले लगाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की रफ्तार में फिर देश को डरा दिया है। मामले बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति खतरनाक होती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि 84% से ज्यादा केस महाराष्ट्र, पंजाब समेत 6 राज्यों में सामने आए हैं। इसे देखते हुए तमाम राज्यों में एहतियातन कई नियम, कायदे, कानून लगा दिए गए हैं। कई राज्यों में स्कूल बंद करने का फरमान भी लागू किया गया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन और रैपिड एंटीजन टेस्ट जैसी सख्ती शुरू हो गई है। पंजाब में कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू है। गुजरात के 4 महानगरों में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू है। तो यूपी में 31 मार्च तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब रोजाना नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। महामारी रोकना बड़ा चैलेंज है, लिहाजा सख्ती दोबारा अमल में शुरू हो गई है ताकि हालात काबू में किए जा सके। सबसे चिंताजनक हालात महाराष्ट्र के हैं। वैसे तो कल जारी हुए आंकड़े थोड़ा सुकून देने वाले हैं, क्योंकि 21 मार्च को 30,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे। कल एक दिन का आंकड़ा 24,645 रहा। वहीं 58 लोगों ने जान गंवाई। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि 58 में से 40 मौत सिर्फ नागपुर में दर्ज की गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि उनके राज्य में सही तरीके से टेस्टिंग और ट्रैकिंग का काम चल रहा है, जो आंकड़ों के रूप में नजर आ रहे हैं।
दरअसल उनका सवाल दूसरे राज्यों के आंकड़ों को लेकर है। मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़रूरी है। मुझे पता नहीं कि अन्य राज्यों में पेशेंट्स ICMR के पोर्टल के ऊपर ये जाता है कि नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत क्लियरली कहा है कि यूपी में हो, अन्य राज्यों में हो, कुछ जो टेस्टिंग की जा रही है वो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ही 90% की जा रही है, जिसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। महाराष्ट्र के बाद पंजाब ऐसा राज्य है जहां कोरोना लगातार तेजी से पांव पसार रहा है। कल वहां 24 घंटे में 2299 केस सामने आए। इन आंकड़ों से चिंतित राज्य सरकार ने खतरे को देखते हुए इस बार होली मिलन समारोह रद्द कर दिए हैं। साथ ही लोगों को घरों में ही होली मनाने का आदेश दिया गया है। सभी ईटिंग जॉइंट्स रात 11 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मंडियों की भीड़ रोकने के लिए नगर निगम रिहायशी इलाकों में सब्जी फल बेचने का इंतजाम करेगा। इन सब के बीच यूपी सरकार ने भी बढ़ते कोरोना केस को लेकर कुछ अहम फैसले लिए हैं। इनके अनुसार यूपी में 1 से 8वीं तक के स्कूल 24 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। वहीं 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 25 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। पंचायत चुनाव में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि हर जिले में कम से कम एक कोविड हॉस्पिटल जरूर हो। यूपी में कल 542 नए केस सामने आए। वहीं दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 800 से ज्यादा केस आए। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमण की दर बढ़कर अब 1.32% हो गई है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।